हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत रावल बायोलॉजी। डियर बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है कैंसर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एड्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी थी, कैसे एड्स कॉज होता है, उसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, मैकेनिज्म क्या है जिस मैकेनिज्म के थ्रू वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है, एक्सेट्रा। एक छोटा सा पॉइंट हमने वहां छोड़ दिया था जिसको मैं अभी डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। उसके बाद में हम लोग कैंसर टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो ये पॉइंट छोड़ दिया था वहां पर कि एड्स जो होता है इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। ठीक है, सो एड्स इज डायग्नोस्ड बाय एलाइजा। एलाइजा एक एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड रिएक्शन है जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि अगर किसी इंसान की बॉडी में HIV वायरस प्रेजेंट है तो डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम उस HIV वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहा होगा। एलाइजा के अंदर हम ब्लड कलेक्ट करके सीरम को सेपरेट करके वो सीरम का रिएक्शन करवाते हैं हम उन प्लेट्स के साथ में जिनके अंदर एड्स का एंटीजन कोटेड है। अगर ये एंटीजन कोटेड है, हमारे सीरम के अंदर एंटीबॉडीज अगेंस्ट एड्स पाई गई तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जिसका मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है। इसको हम बोलते हैं एक टेस्ट जिसके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी इंसान को एलाइजा हुआ है या नहीं। पर एलाइजा एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है। एलाइजा इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। इट इज द फर्स्ट टेस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्क्रीनिंग टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, which takes into consideration antigen-antibody reaction and gives a result which could be either positive or negative. When a person is found to be ELISA positive test for, we can say, HIV, then the person will be said to be HIV positive, right? But it is not a sure shot test. हम ऐसे गारंटी नहीं बोल सकते हैं कि इस पर्सन को एड्स है ही, क्योंकि कई बार ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर फेलियर के चांसेस भी होते हैं, रॉन्ग रिपोर्टिंग के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस के लिए पहला टेस्ट एलाइजा करते हैं बच्चों, लेकिन अगर इसमें पॉजिटिव टेस्ट आता है तो फिर सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर दी एड्स। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर हम यूवी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के थ्रू चेक करते हैं कि क्या ह्यूमन की बॉडी में जो पर्सन पेशेंट है उसकी बॉडी में एंटीजेंस प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज बन रही हैं अगेंस्ट दी एड्स। So this is a confirmatory test. That is the point which was left in the last class, students. अब आज हम लोग proceed करते हैं with the topic which is called as cancer. So let's start with cancer now. अब कैंसर इज अ वेरी डेडली डिजीज, बहुत ज्यादा डेडली डिजीज है कैंसर। और ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में अकेले में काउंट करें अगर हम, तो हमारे पास में मिलियंस लोग कैंसर सफर करते हैं एवरी ईयर। और इसके साथ में इसमें फीमेल्स में रेशो कैंसर का ज्यादा देखने मिला है कंपैरिजन टू मेल्स। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं इन जनरल पॉपुलेशन हम कैंसर के बारे में बात करते हैं तो एवरी 1 person out of 9 Indian persons may have cancer. हर 9 में से एक इंसान को कैंसर हो सकता है। इतना ज्यादा एक्सपांड हो चुका है कैंसर का दायरा, इतना ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो गई हैं, कैंसर इतना ज्यादा डेडली हो चुका है, इतना वाइड स्प्रेड हो चुका है कि हर 9 में से एक भारतीय को कैंसर हो सकता है अपने लाइफ टाइम में। ठीक है, इसमें भी अगर मैं आपसे पूछती हूँ बच्चों कैंसर कौन सा ज्यादा होता है, तो मेल्स के अंदर जो कैंसर कॉमन होता है दैट इज द लंग कैंसर। लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल्स। फीमेल्स में जो कैंसर सबसे कॉमनली पाया जा रहा है इंडिया में दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर
is most common cancer in females. ठीक है, फीमेल्स में मैक्सिमली जो कैंसर्स हो रहे हैं बच्चों, ज्यादातर कैंसर जो हो रहे हैं अधिकतर, उनमें मैक्सिमम हम ये देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एसोसिएटेड कैंसर हो सकते हैं, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले कैंसर हो सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर, यूटेराइन कैंसर, वेजाइनल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये कैंसर ज्यादातर देखने मिलते हैं। ठीक है, तो ये कैंसर होता क्या है अब ये समझते हैं। देखो, हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स प्रेजेंट हैं, हमारे पास जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं, उन टिश्यूज का एक नॉर्मल फैशन ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन होता है एंड डिफरेंशिएशन होता है। अगर मैं आप लोगों को कैंसर को एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो मैं बोलूंगी, मान लो कि हमारी बॉडी के ये सेल्स हैं, ये सेल और इसके साथ में एडजेसेंट सेल प्रेजेंट है। ये बच्चों जो इसके पास वाला सेल होगा ना, उसकी ग्रोथ हो रही है अगर, तो वो इतनी ही होगी कि ये सेल टू सेल कांटेक्ट बना रहे, और इससे ज्यादा लंबा वो सेल ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, वो सेल हमेशा उतना ही ग्रो करेगा जितना कि सेल टू सेल कांटेक्ट बना रहे, और सेल टू सेल कांटेक्ट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। मतलब अगर कोई भी सेल हमारी बॉडी में ग्रो कर रहा है तो उसका जो लेंथ रहने वाला है वो उसके एडजेसेंट सेल के बराबर रहना चाहिए। ये प्रॉपर्टी बॉडी के नॉर्मल सेल्स शो करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ तब तक ही चलती है जब तक कि वो दूसरे सेल से कॉन्टैक्ट में है, उसके ज्यादा ऊपर इनकी ग्रोथ नहीं देखने मिलती। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। दिस इज अ प्रॉपर्टी शोन बाय द नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स है, कैंसरस सेल्स नहीं, नॉर्मल सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ है कि एक सेल तब तक ही ग्रो करेगा जब तक कि वो दूसरे के कांटेक्ट में है। कांटेक्ट से इनहिबिट हो जाती है फर्दर और ग्रोथ। कांटेक्ट जहां खत्म हुआ उसके ऊपर और ग्रोथ नहीं चलती। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। अच्छा, अब आप मुझे बता दो कि कांटेक्ट इनहिबिशन तो प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल्स की है। जब हम देखते हैं कि कोई एक आधी सेल ऐसा है जो कि एबरेंट क्रोमोसोमल डिवीजन शो कर रहा है, अब नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं उसके क्रोमोसोम्स, और इसके कारण से सेल जो है वो अब नॉर्मली डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि कैंसर सेल्स बन जाते हैं। इसमें मान लो कि ये वाला सेल जो है इसने अबनॉर्मली डिवाइड किया, तो बच्चों क्या आप देख पा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर चुका है। इसने उतना ग्रो नहीं किया जितना कि इसके एडजेसेंट सेल ग्रो कर रहे थे। इंस्टेड इसने अपने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर दिया और अबनॉर्मली डिवाइड करते रहा, अबनॉर्मली ग्रो करते रहा साइज में। अगर हम देखते हैं न्यूक्लियस का साइज, तो न्यूक्लियस का भी साइज डिफरेंट दिख रहा है हमें सारे कैंसर सेल्स के अंदर। दिस इज लॉस्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, सो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैन बी सीन ओनली इन दोज सेल्स व्हिच आर कैंसरस सेल्स, और इस तरीके से कैंसर होता है। कैंसर जब हो रहा है तो क्या हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे बाकी के सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इन सेल्स का ऑलमोस्ट सेम यूनिफॉर्म शेप एंड साइज है, इनके एडजेसेंट सेल्स के बराबर इन सेल्स के यूनिफॉर्म शेप एंड साइज है। बच्चों ये नॉर्मल सेल्स है बॉडी के और नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो कैंसर सेल्स अबनॉर्मली डिवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा बन जाते हैं नंबर में, और नॉर्मल सेल्स के साथ में अभी कंपटीशन करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल कंपटीशन में क्या हो जाएगा कि हमारे जो बाकी के नॉर्मल सेल्स हैं उनका भी न्यूट्रिशन ये वाले कैंसरस सेल्स ले लेंगे। ठीक है, और अगर ये न्यूट्रिशन इन वाले सेल्स के पास पहुंच गया, दैट मीन्स कि ये वाले सेल्स अब प्रॉपरली जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे, फ्लरिश नहीं कर पाएंगे, दे वोंट बी एबल टू डिवाइड प्रॉपरली। सो दिस इज कैंसर। ठीक है, तो कैंसर में हमें बस एक सिंगल लाइन में अगर लिखने को कोई बोलता है तो हम हमेशा ये बोलेंगे कि कैंसरस सेल्स आर abnormally dividing cells of body which have lost the property of contact inhibition. ओके, नाउ अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि कैंसर के कॉजेस क्या क्या है, व्हाट आर द रीजंस जिसके कारण से किसी इंसान को कैंसर हो सकता है। तो एक तो ये मान के चलते हैं अपन की जो पर्सन कैंसर सफरर है उसके प्रोबेबली एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण उसे कैंसर हो सकता है, वो किसी रेडिएशंस के एक्सपोजर में है, वो व्यक्ति कोई ऐसा केमिकल ले रहा है जो कि कैंसर कॉज कर रहा है बॉडी में,
या फिर जेनेटिक हिस्ट्री से भी कैंसर्स होते हैं, किसी की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की हिस्ट्री थी तो प्रोबेबल चांसेस है कि वो जीन्स में इनहेरिट होके प्रोजेनिस के पास में भी आ सकते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण से किसी भी इंडिविजुअल को कैंसर के चांसेस हैं। ठीक है, अब मैंने अगर आपसे बोला कि कैंसर के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जो जो एजेंट्स कैंसर कॉज करते हैं उन एजेंट्स को हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ कैंसर की डेफिनेशन लिख रही हूँ बच्चों। when the cells grows abnormally and loses the property of contact inhibition, then it is called as cancer। ठीक है, in cancerous cells abnormal chromosomal division is seen and the cancer cells fight with normal cells of body for nutrition। ठीक है, कंपटीशन हो गया इन दोनों का आपस में, बड़ा डेंजरस मामला है, इसीलिए कैंसर में व्यक्ति बहुत वीक हो जाता है। उसका रीजन यही होगा कि कैंसर सेल्स के पास न्यूट्रिशन ज्यादा जा रहा है और नॉर्मल सेल्स डिप्राइव रह रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि कैंसर को कॉज करने के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, तो द एजेंट्स विच कॉज कैंसर आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस मतलब कि कैंसर जनरेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो कार्सिनोजेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें कि हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स में। फिजिकल एजेंट्स जो कि कैंसर कॉज कर सके, मतलब कि किसी ना किसी मैकेनिकल प्रेशर के कारण से, केमिकल मैकेनिकल या रेडियो प्रेशर हो सकता है वेव्स के कारण से। केमिकल एजेंट्स कैंसर कॉज कर सके, वो कोई भी केमिकल हो सकता है, एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो फिजिकल एजेंट्स कैंसर कॉज करते हैं इसमें पहला हम मानते हैं हमेशा रेडिएशंस रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। रेडिएशंस में आयनाइजिंग रेडिएशंस भी हो सकती हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, जिसके एग्जांपल में हम देखते हैं, अगर मैंने कहा कि कोई आयनाइजिंग रेडिएशन के कारण से किसी इंसान को कैंसर हुआ है तो वो रेडिएशन कौन कौन सी पॉसिबल है? आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती हैं इसके अंदर हमारे पास में आते हैं एग्जांपल्स एक्सरे एंड गामा रे। जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के कारण से कैंसर होता है इसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं यूवी रेज। ठीक है, तो एक्सरे एंड गामा रे विल बी कॉजिंग these are the ionizing radiations which can cause physically cancer, and UV radiations can cause cancer, again it is a physical agent but it will be non ionizing kind of radiation। ये सब रेडिएशन के कारण से कैंसर हो सकता है। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि कोई व्यक्ति जो है टबैको च्यू कर रहा है कंटिन्यूसली तो उससे भी कैंसर पॉसिबल है? तो टबैको च्यूइंग में क्या रीजन होता है कैंसर कॉज करने का? कोई भी व्यक्ति अगर तंबाकू जैसी कोई चीज खा रहा है तो वो पर्सन जो है कंटिन्यूसली अपने बकल कैविटी के अंदर अपने जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको डैमेज कर रहा है। टिश्यूज और सेल्स के ऊपर कंटिन्यूसली अब्रेजन जा रहा है, रगड़ लग रही है उन चीजों के कारण से जो व्यक्ति वो कंटिन्यूसली चबा रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं हमारे सेल्स के क्रोमोसोमल बिहेवियर में
और सेल्स अबनॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं, और इसके कारण से ओरल कैंसर्स होते हैं लोगों को। बक्कल कैविटी के अंदर कैंसर्स, यहाँ से गाल फूल जाएगा, इधर अंदर अंदर टिश्यूज डिवाइड कर रहे होंगे। तो ये भी एक रीजन हो सकते हैं, हम बोलेंगे अब्रेजन भी हो सकता है। टबैको चूइंग कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। ये भी एक प्रकार से फिजिकल एजेंट हुआ बच्चों। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि कॉस्मेटिक्स भी फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं? तो अब हम उसे केमिकल एजेंट में रखेंगे। कॉस्मेटिक्स को फिजिकल एजेंट में इसलिए नहीं रख रही हूँ बिकॉज दे विल कॉज सम केमिकल चेंज इनसाइड दी टिश्यूज, नॉट एब्रेजन बट समथिंग केमिकल के कारण हुआ है। ठीक है, तो कॉस्मेटिक्स के कारण भी बहुत कैंसर्स देखने मिलते हैं। सेलिब्रिटीज में काफी सारे कैंसर्स कॉस्मेटिक्स के कारण भी होते हैं। ठीक है, तो केमिकल एजेंट्स में हम देखते हैं क्या क्या रीजन हो सकते हैं कैंसर कॉज करने के केमिकल एजेंट्स। एक हम देखते हैं टबैको स्मोक। टबैको स्मोक, ठीक है, या सिगरेट स्मोकिंग जो है, ये निकोटीन के कारण से कैंसर नहीं होता है। सिगरेट के अंदर जब जो धुआं बनता है, वो धुआं के अंदर हम बोलेंगे कि काफी बार ऐसा होता है कि कंप्लीट कंबशन नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, जो प्रोडक्ट उस धुएं में पाया जाता है सिगरेट स्मोकिंग में, उसको हम बोलते हैं एन नाइट्रोसो डायमिथिलीन। एन नाइट्रोसो डायमिथिलीन, इसके कारण से कैंसर होता है बच्चों। टबैको स्मोक या सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर, लंग्स कैंसर के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते जाती हूँ कि कौन सा कैंसर ये मैक्सिमली कर सकता है। लंग कैंसर सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं टबैको स्मोकिंग से। ठीक है, अच्छा, कोल तार जो होता है उससे भी कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, स्किन कैंसर के। कोल तार कैन कॉज स्किन कैंसर। देन योर पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब कि जो पॉलीथीन जिससे बनती है, पीवीसी, उससे भी कैंसर के चांसेस होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड से या पॉलीथिलीन से। इनसे कैंसर जो होते हैं वो स्टूडेंट्स, लिवर कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका रीजन बताती हूँ। अगर हमने कोई भी फूड आइटम लिया जो कि एक फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं है, उसके अंदर हमने कोई गर्म खाने का सामान ले लिया। अक्सर ही लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, दे लिटरली गेट टायर्ड, समटाइम्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आसपास में जाके किसी भी वर्कर को भेज के वो वहां से गर्म चाय मंगवा लेते हैं, नॉट इन द केटल समटाइम्स, नॉट इन द थर्मोसेस बट इन द प्लास्टिक पॉलिथिन्स। गरम गरम चाय प्लास्टिक की थैली में भर के लेके आ जाता है बंदा कोई, और उसे वो किसी कंटेनर में खाली करके एंड देन दे टेक इट, राइट। पर उस ड्यूरेशन में जब वो लेके आया है उसमें काफी सारे प्लास्टिक का लीचिंग हो चुका है और ये एक कैंसरस एजेंट में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे लॉन्ग टाइम तक अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक का सेवन कर रहा है इन सम और द अदर फॉर्म, इट कैन कॉज लिवर कैंसर इन सच काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इट कैन कॉज इसोफेजियल कैंसर्स आल्सो, इट कैन कॉज स्टमक कैंसर्स आल्सो। तो लिवर के अंदर जाके मेनली पीवीसी, पॉलीथिलीन, इनसे कैंसर्स होते हैं। और कुछ कैंसरस कॉजिंग एजेंट में हमारे पास में एक एग्जांपल आती है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस माइंस में वर्क करने वाले लोगों को भी कैंसर होता है। ठीक है, और देन देयर कुड बी मॉडिफाइड हॉर्मोन्स, जो सिंथेटिक एस्ट्रोजेंस हैं, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं, सिंथेटिक हॉर्मोन्स। स्पेशली हम उन हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारे सेक्स हॉर्मोन्स कहलाते हैं। तो सिंथेटिक एस्ट्रोजन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशंस में मिलाए जाते हैं, ठीक है, जो कि आईयूडीज में मिलाए जाते हैं, उनसे भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इनसे जो मेनली कैंसर्स होते हैं वो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कैंसर्स। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड या इंडिया में भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एज इन आईयूडीज, like that, but these things are very dangerous also, they can be carcinogenic and cancer causing as well। ठीक है, सो एस्बेस्टॉस से जो कैंसर होता है इट इज प्रोबेबली प्रोस्टेट कैंसर, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, बट आई एम फीलिंग लाइक आई हैव टू रीचेक दैट बिकॉज आई एम फीलिंग एस्बेस्टॉस तो माइंस में लंग्स कैंसर होना चाहिए बच्चों। ये एस्बेस्टॉस से प्रोस्टेट कैंसर नहीं, लंग्स कैंसर होने के चांसेस। कैडमियम से होता है प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लंग्स कैंसर,
कैडमियम से होता है प्रोस्टेट कैंसर। तो इस प्रकार से देखिए, अगर हम तो कितने सारे केमिकल एजेंट्स कितने सारे कैंसर कॉज कर रहे हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल एजेंट्स भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। अभी बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन होते हैं? ठीक है, तो एक हो सकते हैं वायरसेस। वायरसेस में कैंसर कॉजिंग टेंडेंसी होती है, क्योंकि कोई भी वायरस तुम्हारे इमेजिनेशन में आ रहा है और तुम बोलोगे कि ये ह्यूमन की बॉडी में अटैक कर रहा है। मान लो एनी एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं कि मम्स कॉजिंग एजेंट है वायरस, चिकन पॉक्स कॉजिंग एजेंट वायरस, है ना, कोरोना वायरस, बहुत सारे वायरसेस बॉडी में आते हैं, और हेपेटाइटिस बी वायरस, ये सब कैंसर कॉज कर सकते हैं। हमेशा करेंगे गारंटी नहीं, पर कर सकते हैं। कैसे? वायरस बॉडी में आया तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमारे ऑर्गन्स के अंदर सेल्स का डिविजन रेट बढ़ाता है, ताकि वायरसेस का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। जितना ज्यादा हमारे पास सेल्स होंगे, उतना ज्यादा वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाएगा और अपने मल्टीपल्स बना सकेगा। तो अगर वायरस किसी भी ह्यूमन की बॉडी में आया है, उसका मेन उद्देश्य होगा कि वो जिस ऑर्गन के ऊपर टारगेट कर रहा है वहां पर सेल्स का डिविजन रेट बढ़ा दे। और इसके कारण से हम बोलेंगे वायरसेस कुछ एक जीन्स हमारे सेल्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिन जीन्स को हम बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स, कैंसर कॉजिंग जीन्स। ऑन्को वर्ड का मतलब ही कैंसर होता है, ऑन्को मतलब कि कैंसर, ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कैंसर। तो वायरस क्या करता है, वायरल ऑन्कोजीन्स हमारे सेल्स में इंट्रोड्यूस करके चला जाता है, जो कि कभी अगर एक्सप्रेस हो गए तो उस ऑर्गन का कैंसर हो जाएगा। लिवर में मान लो हेपेटाइटिस बी वायरस आया, उसने अपने आप को प्रोलिफरेट करा, पर्सन ने उसके ट्रीटमेंट्स भी ले लिए, मेडिसिन भी ले लिया और ठीक भी हो गया। पर जब वायरस आया था तो वो कुछ जीन्स हमारे लिवर के सेल्स में इंट्रोड्यूस कर गया था। बाद में कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है बच्चों कि ये जीन्स सडनली एक्सप्रेस कर जाए और फिर सडनली इंसान को लिवर कैंसर हो जाए, हालांकि उसको हेपेटाइटिस भी हो सकता है बहुत सालों पहले हुआ हो। तो इस तरीके से वायरल डिजीजेस भी बहुत सारे कैंसर लेके आती हैं, कॉज कर सकते हैं। वायरल ऑन्कोजीन्स, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वी ऑन्क। देन एक और होता है सी ऑन्क, सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स। सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स क्या होता है, इसको बोलते हैं सी ऑन्क। ये मैंने जो बताया आप लोगों को कि सडनली कैंसर वायरस के कारण हो सकते हैं, ऐसे सडनली कैंसर सी ऑन्क के कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पर्सन की जेनेटिकल हिस्ट्री के अंदर उसके पास में जो जीन्स आ रहे हैं वो कैंसर कॉजिंग जीन्स हो, और एनी स्टेज ऑफ लाइफ पे वो एक्सप्रेस कर जाए और व्यक्ति में कैंसर हो जाए। तो जेनेटिक हिस्ट्री के कारण से भी कैंसर हो सकते हैं। इसी के अलावा मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी समय पर लाइफ टाइम में एमआरआई करवाने गया था, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवाने गया था, उस इमेजिंग ने उस व्यक्ति के सेल के अंदर कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया और वो एक्सप्रेस नहीं किया। अभी हो सकता है कि वो जिंदगी भर एक्सप्रेस ना करे और व्यक्ति की पूरी लाइफ नॉर्मली निकल जाए। हो सकता है कि वो मॉडिफिकेशन जो सेल के अंदर हुआ था जेनेटिक लेवल पर वो एक्सप्रेस कर जाए, और सी ऑन्क एक्सप्रेशन के कारण से व्यक्ति को लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में कभी कैंसर फेस करना पड़े। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि बार बार एक्सरेज नहीं करवाने चाहिए बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में, बार बार एमआरआईज नहीं करवाने चाहिए शॉर्ट टाइम इंटरवल में। ठीक है, अगर आप लोगों को बार बार हर स्मॉल चीज के लिए एक्सरे या एमआरआई ऐसी चीजें लिख दी जाए तो बार बार रेडिएशन एक्सपोजर होगा, और अगर ऐसा होता है तो इट कैन बी कैंसर कॉजिंग इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। ओके, सो दीज आर द एजेंट्स व्हिच कैन कॉज कैंसर्स। बहुत सारे और भी होते हैं, हमने सिर्फ इतना ही लिखा है। एक तो मैं और बताती हूँ मैं फैक्चुअल बात, जैसे कि काफी लोग जो हैं कई बार ग्रीन पोटैटो आता है, हरा पोटैटो, है ना, हरा आलू। तो हमारे इंडिया में क्या हैबिट है काफी सारे लोगों की, कि जो पोटैटो आया मान लो उसका जो ग्रीन पोर्शन आ गया, पोटैटो में थोड़ा हरा हरा पोर्शन आ गया, तो हम क्या करते हैं उसे हटा के खा लेते हैं, या कई बार हम उसे भी सब्जी में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन पोर्शन पोटैटो में था, और जो तुम्हारे पास में कई बार पीनट्स आते हैं या बाकी बहुत सारे और नट्स आते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि कोई नट्स जो है वो ग्रीन ग्रीन कलर के कोट हो गए। ठीक है, तो नट्स जिसमें कि ग्रीन कलर हो गया। बच्चों ये सब जो चीजें हैं ना, ये भी एक प्रकार का वायरस सीक्रेट करती हैं। ये एस्परजिलस नाइग्रेंस नाम की एक फंगस होती है, उसके द्वारा सीक्रेट करा हुआ एक टॉक्सिन होता है जिसको हम बोलते हैं अफ्लाटॉक्सिन। ये अफ्लाटॉक्सिन भी लिवर कैंसर कॉज करते हैं। तो थोड़े बहुत 2-3 रुपए बचाने के चक्कर में हम ये पीनट्स ना खाएं,
और पोटैटोज इस प्रकार के कभी नहीं खाएं जो कि ग्रीन कलर के हैं, बिकॉज ये सब के सब फंगस के एक अफ्लाटॉक्सिन को कैरी करके रखते हैं, जिसके कारण से लिवर कैंसर के चांसेस होते हैं. So these are also some of the things which we should take into consideration. Now ये तो हुई ऊपर ऊपर की सुपरफिशियल बात है. अब आते हैं हम रियल बात पे कि अधिकतर इतने सारे कैंसर्स का रेट इतना फास्ट रेट पे बढ़ क्यों रहे हैं. सभी लोग तो टोबैको स्मोक नहीं करते, सभी लोग तो कोल टार लेके नहीं घूमते, उसके आसपास नहीं घूमते, सभी लोग तो चाय नहीं पीते प्लास्टिक की पॉलिथिन्स में, फिर भी कैंसर का रेट इतना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम जो फूड के अंदर एडिटिव्स मिलाते हैं, जो फूड हमारे प्रिजर्व्ड फूड्स हैं, कैंड फूड्स हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, ठीक है, और ये सारे जो एजेंट्स हम मिला के फूड को प्रिजर्व करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, मक्यान, ठीक है, ये सब जो चीजें, आलू टिक्की, ये सब चीजें जो हम मार्केट से लेके आते हैं, वो सब चीजों को भी हमें नहीं खाना चाहिए ट्राई करके, बिकॉज ये किसी फूड को 6-6 महीने तक प्रिजर्व करने के केमिकल्स मिलाए गए हैं. वो फूड जो कि शायद से 24 आवर्स में ही खराब हो जाता, उसको हमने 6 महीने तक प्रिजर्व कर दिया. हम उसे जब भी फ्राई करेंगे इट विल बी गिविंग अ फ्रेश फ्लेवर टू अस. हाउ डेंजरस इज दिस, राइट? कि हम ऐसे कोई चीज खा रहे हैं जो कि 6-6 महीने प्रिजर्व की जा रही है, एंड वी आर टेकिंग दैट स्टेल फूड, इट इज अपीयरिंग टू बी फ्रेश फॉर अस, but we are eating it just for the delicacy. However, it is not good for health. ये cancer causing होता है, and we should not take any canned food also if it is going to like we should be cautious enough that it can cause danger to our health in the coming times. हमेशा fresh food खाने की try करनी चाहिए. So these are some of the points which we said कि cancer क्यों हो सकता है, what could be the reasons for the cancer. Now I am coming on one more important point कि कैंसर का एक्चुअली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, वो हमारी बॉडी में क्यों हो रहा है. ये एजेंट्स कर तो रहे हैं, पर एजेंट्स एक्चुअली जाके किस पे काम कर रहे हैं. तो बच्चों, जो ये फिजिकल एजेंट्स है, जो एक केमिकल एजेंट्स हमने देखे, हमारे सारे के सारे नॉर्मल सेल्स जो होते हैं उसके कैरेक्टर को समझते हैं. पहले ये एक नॉर्मल सेल है, ये एक अनडिजीज नॉन कैंसरस सेल है. इस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, उस क्रोमोसोम्स में काफी सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की प्रेजेंस जो होती है, इसके कारण से कैंसर प्रिवेंटेड रहता है. लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं बच्चों, इन कैंसरस सेल्स में ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का इनिबिशन हो जाता है, इनएक्टिवेशन हो जाता है. ट्यूमर सप्रेस नहीं होता है एनीमोर और ट्यूमर हो जाता है. तो डीएनए चेंजेस होते हैं काफी सारे, जिसके कारण से ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होते हैं वो इनहिबिट या इनएक्टिव हो जाते हैं, और इसके कारण से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल देखने मिलती है. So, tumor suppressor gene का inhibition will cause cancer. ठीक है? So, I'm writing here inhibition of or inactivation of tumor suppressor genes leads to कैंसर और ट्यूमर फॉर्मेशन. ठीक है, तो इन जीन्स को हमें समझदारी से बचा के रखना है. इन जीन्स के ऊपर अफेक्ट ना आए, इसलिए हम इन सारे कार्सिनोजेंस से डिस्टेंस मेंटेन करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए. ओके, तो अब मैं तुम लोगों को एक और चीज बता रही हूँ. जो हम नॉर्मल सेल्स और जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं उसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या आता है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हम देखते हैं. नॉर्मल सेल्स जब ये डिवाइड करते हैं तो एक सेल से 2 सेल बनाते हैं और बड़े नॉर्मल शेप एंड साइज अचीव करते हैं. एक सेल से बहुत सारे सेल्स नहीं बनाते अगर हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर डिवीजन चल रहे तो. लेकिन कैंसर सेल्स का हम देखें तो मेनी सेल्स दैट कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड, एक सेल से डिवाइड हो के बहुत सारे सेल्स बनते जाते हैं. ठीक है, हमारे नॉर्मल सेल्स डिवाइड होने के बाद में सिमिलर शेप एंड साइज अटेनमेंट करते हैं, पर जो कैंसर सेल्स होते हैं बच्चों, इनका शेप एंड साइज डिफरेंट होता है हमेशा एक दूसरे से. नॉर्मल सेल्स जो होते हैं इसका न्यूक्लियस सेंट्रल होता है कंपैरेटिवली, ठीक है, लेकिन कैंसर सेल्स जो होते हैं इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है और ज्यादा डार्क होता है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोमल डिविजन्स अबनॉर्मल अबरेंट तरीके से चल रहे हैं, फास्ट रेट पर चल रहे हैं. देन abnormal number of chromosomes arranged in disorganized fashion. हमारे नॉर्मल सेल्स में क्रोमोसोम्स एक रेगुलर फैशन में अरेंज रहते हैं, लेकिन कैंसरस सेल्स में इनका अरेंजमेंट पैटर्न डिफरेंट होता है और ये अबनॉर्मल नंबर में भी होते हैं. देन हमारे नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, ठीक है, इनके पास एक प्रॉपर बाउंड्री होती है. हमारे कैंसरस सेल्स जो होते हैं बच्चों,
बाउंड्रीज लूज कर देते हैं, दे विल नॉट हैव एनी प्रॉपर बाउंड्रीज। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल्स से डिफर होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू, हमने एजेंट्स पढ़ लिए काफी सारे, ठीक है। अब हम आते हैं कि कितने टाइप्स के कैंसर्स हो सकते हैं। तो कैंसर्स बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से टिश्यूज का कैंसर हो रहा है, हम उसको नाम देते हैं। हालांकि हम ऐसे ऑर्गन लेवल पे जाके बात करें तो हम बोल सकते हैं बोन मैरो कैंसर, ठीक है, लिम्फ नोड कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, है ना, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलॉन कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। ये तो हमने ऑर्गन लेवल पे बोला। पर अगर टिश्यू लेवल पे बोलना चाहूं तो क्या बोलेंगे हम? तो हम बोलते हैं कि अगर किसी इंसान को किसी एक्टोडर्मल नेचर के टिश्यू में कैंसर हुआ तो उस कैंसर को जनरली हम कार्सिनोमा बोलते हैं। अगर किसी इंसान को किसी मेसोडर्मल नेचर के टिश्यू में कैंसर हुआ तो हम उसे सार्कोमा बोलते हैं, सार्कोमा। ठीक है, एक्टोडर्मल एपिथेलियल नेचर के कैंसर जो होते हैं वो कार्सिनोमा कहलाते हैं। मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू नेचर के जो कैंसर होते हैं वो सार्कोमा कहलाते हैं इन जनरल। बाकी तो फिर बहुत सारे और नाम आएंगे। तो देखो इंडिविजुअली तो हमने बहुत सारे देखे, लेकिन यहाँ देखो सम कॉमन कार्सिनोमास, ठीक है। तो ये एपिथेलियल नेचर के कैंसर्स को कार्सिनोमास बोलते हैं, which can include lung cancers, it can include breast cancers, ठीक है, it can include the colon cancers, it can include the bladder cancers, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सब के सब जो हमारे कार्सिनोमास कैटेगरी में आते हैं, मतलब एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिन के कैंसर्स। ल्यूकेमिया की बात करें तो ब्लड के रिलेटेड कोई कैंसर्स को हम ल्यूकेमिया बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा किसी लिम्फ नोड के अंदर कैंसर हुआ है तो हम लिम्फोमा बोल देंगे बच्चों। अगर किसी कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर हुआ है जैसे कि फैट लाइपोमा, बोन के अंदर कैंसर, मसल के अंदर कैंसर, तो हम इसको सार्कोमा बोलते हैं। ये मेसोडर्मल ओरिजिन के कैंसर्स के नाम, ठीक है। जहां पर फैट के कैंसर को बोलते हैं लाइपोमा, ठीक है। हर वर्ड के साथ में अगर आपने ओमा ऐड किया है तो वो उस रिस्पेक्टिव कैंसर हो जाएगा। अगर मैं बोन के कैंसर को बोलूं तो मैं ऑस्टियोमा बोल सकती हूँ, मसल के कैंसर को मायोमा बोल सकती हूँ। ऐसे ओमा वर्ड का मतलब भी, अगर ओमा किसी के सफिक्स में ऐड किया हुआ है तो उसका मतलब भी कैंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्लैंड के कैंसर्स को बोल देते हैं हम क्या? we will say glandular cancers को we will say adenomas। ऐसे ऐसे बहुत सारे कैंसर होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जनरल नाम लिए कार्सिनोमा कैटेगरी में लंग्स कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलॉन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एटसेट्रा। ल्यूकेमिया में हमारे आते हैं ब्लड रिलेटेड, लिम्फोमा में लिम्फ रिलेटेड, सार्कोमा में फैट बोन मसल रिलेटेड कैंसर्स। दिस इज ऑल, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलती हूँ ग्लायोमा हुआ है किसी इंसान को, मतलब उसको न्यूरोग्लियल सेल्स के कैंसर हुआ है, ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स का, नर्वस टिश्यू में। ऐसे बहुत सारे टाइप के कैंसर होते हैं। चलो, तो अब आपको कैंसर्स मालूम पड़े। अब हम जाते हैं कैंसर्स के डायग्नोसिस कैसे करें, हाउ टू डायग्नोस द कैंसर्स, कैसे डायग्नोसिस करें, मालूम कैसे पड़े कि किसी व्यक्ति को कैंसर ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका एक तरीका बताती हूँ मैं आप लोगों को। पहले तो हम देखेंगे कैंसर डायग्नोसिस में बायोप्सी करवाते हैं लोग जाके और ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है। मैं पहले क्या लूँ, मैं पहले लेती हूँ ब्लड टेस्ट, क्योंकि सबसे बेसिक कन्वेंशनल टेक्निक ब्लड टेस्ट ही होती है हमेशा। ब्लड से कैसे मालूम पड़ेगा कि कैंसर हुआ है? कोई पर्सन का ब्लड टेस्ट कराए तो क्या आपको लगता है कैंसर डायग्नोसिस हो पाएगा? ये इमेज देखो, तुम्हें आधी बात ऐसे ही समझ में आ जाएगी। ब्लड टेस्ट आधे से ज्यादा कैंसर्स के परसेंटेज एक्यूरेसी बता सकते हैं। ओवेरियन कैंसर हुआ है किसी को तो ब्लड टेस्ट अकेले से भी मालूम पड़ जाएगा कि पर्सन को ओवरी में कैंसर है। क्यों? क्योंकि हार्मोनल लेवल की बात है ना, और जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो कहाँ सीक्रेट होके जाते हैं? हमेशा ब्लड सिस्टम में।
ब्लड स्ट्रीम में, मतलब मान लो किसी पर्सन को ओवरी में कैंसर हुआ है तो उसके ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल बढ़ के आ रहा होगा बहुत ज्यादा, और वो ब्लड में बढ़ के आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे पैनक्रियाटिक कैंसर्स, लिवर कैंसर्स, लिम्फोमा, माइलोमा, बाउल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, head and neck cancers can be detected easily with the help of blood test easily, simply, but the percentage accuracy will be variable definitely। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट के अंदर हम बोलेंगे ब्लड मार्कर्स, ठीक है, लाइक hormones and signaling agents can reveal cancers। ठीक है, blood cells count can also reveal कैंसर। ठीक है, मान लो किसी पर्सन को ब्लड कैंसर हुआ है, लिम्फ कैंसर हुआ है, तो उसके रिस्पेक्टिव डब्ल्यूबीसी आरबीसी का काउंट भी बता सकता है कि उसको ब्लड कैंसर है या लिम्फ कैंसर है, या अगर हार्मोन्स के काउंट को देख रहे हैं तो हम ग्लैंड्स के कैंसर के बारे में, ओवरी टेस्टिस के कैंसर के बारे में जान सकते हैं। एक तो ये हुआ। नेक्स्ट आता है बच्चों बायोप्सी। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि मैंने क्या कोई बायोप्सी का इमेज लिया है, ये हमारे पास में आ गया बायोप्सी। ये देखो, जो बायोप्सी होता है इसमें बेसिकली किसी ऑर्गन या टिश्यू, टारगेटेड टिश्यूज को उठाते हैं चेक करने के लिए। जैसे हमने अभी देखा था एक इमेज में कि नॉर्मल सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, कैंसरस सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज कर चुके थे। तो बायोप्सी के रिपोर्ट्स में ये सब आपको क्लैरिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बायोप्सी में हम उस ऑर्गन में जहां पर ट्यूमर मालूम पड़ रहा है उसका थोड़ा सैंपल कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास सामने भी दिख रहा है कि किसी पर्सन को ब्रेस्ट में कैंसर हो रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर में से हमने नीडल इंजेक्ट करी, अल्ट्रासाउंड करके उस नीडल को इंजेक्ट करके वो ट्यूमरस पोर्शन से हम थोड़े से सेल्स को उठाते हैं चेक करने के लिए कि क्या ये कैंसर जो है ये डेडली है या नहीं। ठीक है, डेडली है या नहीं में बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में बात की जाती है। तो बायोप्सी में हम ये देख रहे हैं कि जो कैंसर या ट्यूमर बन रहा है क्या ये एक्चुअली में कैंसरस है या हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि वाटर फिल्ड वेसिकल बन गया हो, ठीक है, कुछ लिम्फेटिक अक्यूमुलेशन हो गया हो और हम उसे कैंसर इंटरप्रेट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं। अगर टिश्यूज के अंदर कैंसर होता है तो वो हमारे स्लाइड्स के अंदर विजिबल होगा। तो बायोप्सी में इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ टिश्यू from the affected organ and slides are prepared from this tissue to check contact inhibition property। ठीक है, हाउ सिंपल इज दिस। बायोप्सी बहुत ज्यादा इन्वेजिव नहीं होती, लेकिन अगर किसी लिवर वगैरह जैसे ऑर्गन के अंदर कैंसर की पॉसिबिलिटी, तो फिर ये इन्वेजिव होगी ऑफ कोर्स, बिकॉज लिवर से सैंपल कलेक्ट करना विल नॉट बी दैट इजी कि ब्रेस्ट से सैंपल कलेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि लिवर इज एन इंटरनल ऑर्गन लोकेटेड इनसाइड द विसरा, वी कैन से पेरिटोनियम के अंदर है वो। ठीक है, तो ये हुआ एक, तो आपने ब्लड कैंसर सॉरी ब्लड टेस्ट देख लिया, आपने बायोप्सी समझ लिया। और भी तरीके से कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एमआरआई करवा के। एमआरआई होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक। रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक बच्चों, एमआरआई जो होता है इसके अंदर जो हमारे रेडिएशंस इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं मैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, मैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, एमआरआई जनरली लोग सॉफ्ट टिश्यूज वाले कैंसर्स के लिए करवाते हैं, हार्ड टिश्यूज वाले कैंसर्स के लिए सीटी स्कैन करवाया जाता है। तो सॉफ्ट टिश्यूज में क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास में, जैसे कि लंग्स हो गए, लिवर हो गया, है ना, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यूट्राइन कैंसर हो गया,
ब्लैडर कैंसर हो गया, एटसेट्रा। सॉफ्ट टिश्यूज, ब्रेन भी आ सकता है इसमें। सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर अगर कैंसर हुआ है तो हम जानते हैं एमआरआई के इस्तेमाल से, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के इस्तेमाल से जानते हैं। सिटी स्कैन जो होता है, इट इज ऑल्सो डन टू चेक द कैंसर बट इन दी हार्ट टिश्यूज। सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड या कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी। टोमोग्राफी का क्या मतलब? टोमो का मतलब होता है स्लाइसेस, ग्राफी का मतलब होता है पिक्चर। अब देखो, मान लो कि किसी व्यक्ति की बॉडी में किसी जगह पर कैंसर हो रहा है, तो उस पर्सन की पूरी स्लाइसेस कर दो और चेक करो कि इसको कैंसर है कि नहीं। हम ऐसे थोड़े ना कर सकते हैं ना, उसमें तो वो व्यक्ति को कैंसर की जगह हम उसको ऊपर ही पहुंचा दे रहे हैं। तो अगर मुझे चेक करना है कि किसी पर्सन की सारी बॉडी की स्लाइसेस की फोटो मेरे पास आ जाए, एक पोर्शन की फोटो आ जाए, मैं उनको कोलैबोरेट करूं और चेक करूं कि क्या यहाँ पर कोई 3 डायमेंशनल तरीके से कोई ट्यूमर मुझे विजिबल है या नहीं, तो ये चेक करने के लिए कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी नाम के डिवाइस को डिस्कवर किया गया। इट टेक्स हेल्प ऑफ एक्सरेज। सॉरी फॉर दिस साउंड डिस्टर्बेंस बच्चों, वायर लूज हो चुका है, एक नया लेके आती हूँ आज। एक्सरेज, एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंदर पिक्चर्स क्लिक करने के लिए पूरे बॉडी के जिस ऑर्गन में कैंसर की पॉसिबिलिटी लग रही है वहां पर, मान लो कि बोन कैंसर है या कोई हार्ट टिश्यू है, टू चेक कि यहाँ पर कोई ट्यूमर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इट टेक्स हेल्प ऑफ एक्सरेज एंड डिटेक्ट्स द कैंसर इन द हार्ट टिश्यूज ऑफ बॉडी, ठीक है, लाइक बोन, कार्टिलेजेस, होता नहीं कार्टिलेज में कैंसर अक्सर नहीं होता, ठीक है, एटसेट्रा लिख देती हूँ। चलो, तो दिस इज डन। एक्सरे के हेल्प से कंप्यूटेड टोमोग्राफी करवाते हैं लोग, एमआरआई के हेल्प से मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू करवाते हैं, बायोप्सी से करवाते हैं, ब्लड टेस्ट से करवाते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। एक और होता है, हम कई बार एंटीबॉडीज की मदद से जानना चाहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति को कैंसर हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ इम्यूनो, कैंसर इम्यूनोलॉजी, ठीक है, या इम्यून रिएक्शंस की मदद से। एक सेकेंड, इम्यून टेस्टिंग लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। इसमें क्या करेंगे बताती हूँ, इसमें सिंपली एक इमेज से देखो। मान लो कि ऐसे लगा कि किसी पर्सन की बॉडी में किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, मान लेते हैं कि लंग्स में कोई कैंसर बन रहा है, ट्यूमर बन रहा है, यहाँ पर कोई ट्यूमर है, पर्सन को सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ रही है, पेन हो रहा है, जो भी चीजें उसको हो रही है वो रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट करने के बाद में डॉक्टर चेक करेगा कि क्या इस पर्सन को कैंसर है, तो वो कुछ टेस्ट करवाएगा। अब अगर किसी पर्सन की बॉडी में कैंसर्स होते हैं, ठीक है, मान लो कि टिश्यू टारगेटेड कैंसर है लंग्स में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर डाई जैसे सॉल्यूशन में कुछ एंटीबॉडीज भेजेंगे, ठीक है। ये एंटीबॉडीज हमने इस इंजेक्शन के थ्रू किसी पर्सन के ब्लड में डाल दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम इसे आईवी इंजेक्शन के थ्रू। इस इंजेक्शन के अंदर एक तो डाई होगी और एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। ये एंटीबॉडीज वाले डाई जो है ये हमने इंजेक्ट कर दिया, ये जाएगी पर्सन के ऑर्गन पे, टारगेट करेगी, मालूम पड़ा इसे कि यहाँ पर जाके लंग्स में ये किसी टिश्यू सेल्स के ऊपर एंटीबॉडीज जाके बाइंड कर रहे हैं, तो हमें मालूम पड़ेगा कि अच्छा इस जगह पर कैंसर प्रेजेंट है, ठीक है। तभी तो जाके एंटीबॉडीज इसके ऊपर जाके बाइंड कर रहे हैं। एंटीबॉडीज जनरली एंटीजेंस पे बाइंड करते हैं, तो हमने इसको एंटीजन क्यों कंसिडर किया, ये तो कैंसरस सेल है ना। कोई भी बॉडी का टिश्यू या सेल अगर नॉर्मल डिवीजन स्टार्ट करने की जगह अबनॉर्मल बिहेव करना चालू करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्शन देता है। अगर हमें पता है कि ये जगह पर कैंसर है, तो हम एंटीबॉडीज इंजेक्ट करके भी उस कैंसर का पता लगवा सकते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है बच्चों, उसका भी डायग्नोसिस एक एंटीबॉडी की हेल्प से करते हैं, इसका नाम होता है हर्सेप्टिन। हर्सेप्टिन इज द एंटीबॉडी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, दोनों कर देती है उस साथ में, ठीक है, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस बोथ।
ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ऐसे करके एंटीबॉडीज इंजेक्ट करके भी हम लोकलाइज्ड कैंसर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पर लोकेटेड हैं और फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि ये वाले पूरी पिक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रीटमेंट भी बता दिया। अब मालूम तो पड़ गया कि कैंसर है, डायग्नोसिस हो गया, इमेजिंग हो गई है। तो अब क्या करेंगे, थेरेपेटिक मतलब मेडिसिन देके इसको ठीक भी कर सकते हैं। तो मेडिसिन आप लोगों को दिख रहा है ये मेडिसिनल एजेंट, ये 5-फ्लोरोयूरासिल नाम का एक मेडिकेशन है। 5-फ्लोरोयूरासिल एक कीमोथेरेपी एजेंट होता है जो कि ट्रीटमेंट करता है कैंसरस सेल्स का। तो यहाँ पर देखो ये 5-फ्लोरोयूरासिल दे दिया और ये जाकर उस कैंसर सेल्स को मतलब मारेगा, किल करने की ट्राई करेगा। दिस 5-फ्लोरोयूरासिल, और ये जाके क्या कर रहा है कि यहाँ जाके इन सेल्स पे अटैच कर रहा है और इन सेल्स को किल कर रहा है। फाइनली द ट्यूमर सेल्स विल बी किल्ड। ऐसा, तो इस तरीके से एंटीबॉडीज के हेल्प से डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, एंटीबॉडीज के हेल्प से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, एंटीबॉडीज के हेल्प से डायग्नोसिस कर सकते हैं, दूसरे मेडिसिन के हेल्प से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास में पॉसिबल होते हैं। तो ये तरीके हुए कि किस तरीके से हम कैंसर को डिटेक्ट करें। तो हमने 5 तरीके देखे, एक तो ब्लड टेस्ट देखा हमने, एक देखा हमारे पास में बायोप्सी, फिर हमने देखा एमआरआई, इसको मैं सी लेवल कर देती हूँ, एक मिनट, फिर हमने देखा सीटी स्कैन, फिर हमने देखा इम्यून टेस्टिंग। इस तरीके से हम बहुत सारे तरीके से कैंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज। अब मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, सबसे बड़ी चीज होती है प्रिवेंशन। कभी भी कैंसर जो होते हैं उसको प्रिवेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो हो ही ना, ट्रीटमेंट से भी ज्यादा बेटर। ठीक है, अच्छा हमने जितनी भी सारी चीजें पढ़ी हैं बच्चों, इसमें मैंने एक चीज आप लोगों को अभी तक नहीं बताई है, वो है बेनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमने अभी ट्यूमर की टाइप्स नहीं पढ़े, ये पढ़ने के बाद में मैं ट्रीटमेंट बताती हूँ। टाइप्स ऑफ ट्यूमर, तो ट्यूमर का मतलब तो हम जानते हैं कि एबरेंटली डिवाइडिंग सेल, ठीक है, जो कि abnormally डिवाइड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, वो ट्यूमर बना रहा है। ट्यूमर 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर, मान लो कि किसी जगह पर कोई ट्यूमर बना, एग्जाम्पल स्किन में बना, वो ट्यूमर ग्रो हुआ साइज में और उसके बाद और ग्रो नहीं हुआ, अब उसकी ग्रोथ रुक गई है, इसके बाद में वो फर्दर ग्रो भी नहीं कर रहा है, ऐसे जगह पर लोकेट हो गया जहां पर वो और कोई फर्दर नुकसान कॉज नहीं कर रहा है। ऐसे ट्यूमर्स जिनकी ग्रोथ एक लिमिट के बाद में रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और वो फर्दर ग्रो नहीं करते हैं, उन सारे के सारे ट्यूमर्स को हम बेनाइन ट्यूमर कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, सो व्हेन अ ट्यूमर ग्रोज and restricts to a given area and do not divide further, then it is benign tumor. Malignant tumor की बात करते हैं, when a tumor grows, पर अभी क्या कर रहा है देखो, बेनाइन ट्यूमर एक लोकेशन पे लिमिट हो गया था, वो वहां से आगे नहीं बढ़ रहा। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है कि जो ट्यूमर ग्रो करता है, ये ट्यूमर ग्रो करके बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और कनेक्टिव टिश्यूज को भी इन्वेड करना चालू कर देता है। ये हमारे ब्लड वेसल्स को रप्चर करके ट्यूमर सेल्स ब्लड वेसल्स में भी चले जाते हैं। ब्लड वेसल्स में जाने के बाद में ये दूसरे दूसरे ऑर्गन्स पे पहुंचते हैं और दूसरे दूसरे ऑर्गन्स पे जाके वहां पर जाके भी ये ट्यूमर कॉज कर देते हैं। मतलब एक साइड का ट्यूमर एक साइड पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं होके अलग अलग जगह पे इन्वेड भी कर रहा है और वहां जाके ग्रो भी कर रहा है और वहां जाके प्रोलिफरेट भी कर रहा है, मतलब कि एक जगह के ट्यूमर से दूसरी जगह पर ट्यूमर फैल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रेड्स ऑफ ट्यूमर की बात करते हैं बच्चों, हम ऐसे बोलते हैं, सुनते हैं हम कि उसको लास्ट ग्रेड चल रहा है, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर चल रही है, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर चल रही है, सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर चल रही है। ये सब क्या है, ये सब मैलिग्नेंट ट्यूमर में काउंट होनी चाहिए।
फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर में ट्यूमर रेस्ट्रिक्टेड है, सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर में वो ट्यूमर मैलिग्नेंट कैंसर में वो स्प्रेड हो गया है कुछ ऑर्गन्स तक, थर्ड स्टेज में वो काफी इन्वेजन कर चुका है, काफी जगह पर ट्यूमर बन चुके हैं, लास्ट स्टेज में वो इतना इन्वेड कर चुका है कि हम उसको निकाल ही नहीं सकते, वी कैन नॉट रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि कैसे ट्रीट करोगे, एक जगह पर है तो हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है तो आप कितने टिश्यूज के ऊपर कीमोथेरेपी करोगे। सो कैंसर्स की अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम डिटेक्ट नहीं कराते हैं तो हमारे लिए डिले हो जाता है ट्रीटमेंट ऑप्शंस में, ठीक है। तो व्हेन अ ट्यूमर ग्रोज एंड डू नॉट रेस्ट्रिक्ट इटसेल्फ and invades other organs, ठीक है, it its cells enters blood vessels and reaches distant organs and proliferates there, causing more cancer. Then it will be malignant tumor, ठीक है। तो बेनाइन ट्यूमर हो गया और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया। मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो ट्यूमर्स होते हैं बच्चों, इनको नियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ट्यूमर्स मैलिग्नेंट वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं नियोप्लाज्म, दे आर आल्सो कॉल्ड एज नियोप्लाज्म। और एक बात बताती हूँ, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ना, ये एक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं जहां पर ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहे हैं ट्यूमरस सेल्स और अलग अलग जगह पे जाके ग्रो कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस, शोज मेटास्टेसिस, ठीक है। इसलिए मेटास्टेटिक कैंसर भी बोलते हैं इसको। मेटास्टेसिस का मतलब हो जाता है that they will be reaching to distant sites with the help of blood and will invade other organs also and will cause cancer, there will cause cancer there also, ठीक है। इतना डेंजरस होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर इतना डेंजरस नहीं होता है, बेनाइन ट्यूमर इजिली ट्रीटेबल होता है, ठीक है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन बी ट्रीटेबल बट इन द अर्ली स्टेजेस ओनली, लेटर स्टेजेस में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। सो दिस इज डन। लास्ट वी आर रिमेनिंग विद विल बी द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। कितने ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास में कैंसर्स के लिए पॉसिबल है, देखो। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे पहला सबसे इजीएस्ट जो पॉसिबिलिटी बनता है वो होता है कि सर्जरी करके कैंसर रिमूव करा लो, पर ये पॉसिबिलिटी सिर्फ तब बन सकता है क्या स्टूडेंट्स, जब मैं बोलूँ कि ये कैंसर एक जगह पर लोकलाइज्ड है, तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर कोई बेनाइन ट्यूमर है और वो किसी लोकेशन पे लोकलाइज्ड है तो रिमूवल वाया सर्जरी इज द ऑप्शन। लोकलाइज्ड ट्यूमर के लिए दिस कुड बी अ पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शन, राइट। जैसे कि ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया या स्किन में कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया है छोटा सा, किसी भी ऑर्गन में एक स्मॉल ट्यूमर है और वो मालूम पड़ रहा है कि उसी जगह पर लोकेटेड है, तो उसे सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर ट्यूमर हो गया है तो सर्जरी से रिमूव नहीं होता है, ठीक है। देन देयर कुड बी वी कैन से फर्स्ट इज द सर्जरी, सेकेंड कुड बी इम्यूनोथेरेपी। जैसे कि हमने अभी इम्यूनोग्राफी से देखा था कि हमारे एंटीबॉडी से हम चेक कर पा रहे थे, वैसे ही मैंने बताया था कि हरसेप्टिन नाम की एक एंटीबॉडी ऐसी होती है जो कि डायग्नोसिस भी करती है कैंसर का और उसका ट्रीटमेंट भी करती है। तो हमारी हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, एंड इंटरफेरॉन्स के कारण से हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, इंटरफेरॉन्स वैसे तो वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड सेल्स बनाते हैं ताकि उनके ऊपर आके डब्ल्यूबीसी से अटैक कर दें। अब हमने क्या किया, कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट इंटरफेरॉन्स बनवा लिए, ठीक है, और स्पेसिफिक कैंसर सेल्स के प्रति। अब हम क्या करें, इंटरफेरॉन्स इंजेक्शन के थ्रू किसी इंसान की बॉडी में दें। तो इंटरफेरॉन्स कैसे सिग्नल क्रिएट करेंगे, ये डब्ल्यूबीसीज को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। इंटरफेरॉन्स विल ऑलवेज एक्टिवेट डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज क्या करेंगे, विल अटैक ऑन
कैंसर सेल्स एंड विल किल देम। इस प्रकार की थ्योरीज को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन कैटेगरी में रखते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में रखते हैं। हम हमारे ही बॉडी के मैकेनिज्म की मदद से ट्रीटमेंट की ट्राई करें तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। थर्ड हमारे पास में आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन की मदद से ट्यूमर्स को किल करना। ऐसे आयोडीन मतलब थेरेपी के थ्रू भी हम कई बार कैंसर्स को ट्रीट करने की ट्राई करते हैं। आयोडीन थेरेपीज सॉरी लेजर थेरेपीज के थ्रू हमारे थायराइड सेल्स को। ठीक है। तो थायराइड कैंसर्स अगर हो जाते हैं किसी को तो रेडिएशन थेरेपी से ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। रेडिएशंस क्या करेंगे, नेक्रोसिस करेंगे। जिस साइट पर हम रेडिएशंस डाल रहे हैं ना वो उन सेल्स को अंदर अंदर जला देंगी, कैंसरस सेल्स को। ठीक है। पर रेडिएशन थेरेपी भी कब इनइफेक्टिव है, जब ट्यूमर बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड होगी। फिर से ये अर्ली स्टेजेस में पॉसिबल है। देन फोर्थ हमारे पास में आता है बच्चों कीमोथेरेपी, जिसका नाम ऑलमोस्ट सभी ने सुना हुआ होता है। दिस विल बी अलाउिंग द यूज ऑफ मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है। कौन कौन से हमारे पास में कीमोथेरेपी के मेडिकेशंस होते हैं, हमने काफी सारे बार इनके नाम सुने हुए, जैसे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन नाम के एजेंट्स। काफी सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि कीमोथेरेपी के अंदर इन्वॉल्व हैं और ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट डिराइव प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ठीक है। एंड other than this there could be many other medicines, so I'm writing etc here. Then फिफ्थ पे आता है हमारे पास में टारगेटेड थेरेपी। ठीक है। कैंसर स्पेसिफिक नैनो पार्टिकल्स बना के, कैंसर स्पेसिफिक माइक्रोस्फीयर्स बना के हम उसी लोकेशन पर उस मेडिसिन को भेजें जहां पर कैंसर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट को बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। नैनो पार्टिकल्स, माइक्रोस्फीयर्स एटसेट्रा। ठीक है। सो दीज कुड बी द different treatment options. Okay, so by this the cancer is completed for your class 12 CBSE, and the next class we are remaining with a portion which is called as drug abuse. ठीक है। if you all want me to make more short lectures, थोड़े और छोटे lectures बनाओ या चैप्टर में इतना इलाबोरेशन नहीं चाहिए और कम डिटेल में पढ़ाएं, तो आप मुझे ऐसे कमेंट में बताइए। अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द चैप्टर्स। इफ यू वांट दिस मच इलाबोरेशन ओनली, इतना ही डिटेल में चाहिए, तो ऐसा भी बता सकते हैं। सो बाय स्टूडेंट्स, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अमृत रावल बायोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।